हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग अपने चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में जो पेपर हुआ था, और उसके साथ ही हम ऑफलाइन मोड वाले पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा जो पेपर है वो EVS से जुड़ा है। EVS का पेपर है। ये जो पेपर है ये 23 दिसंबर का पेपर है। 23 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था उस दिन का पेपर है। EVS का पेपर है आज का। EVS हम लोग देखेंगे कि 23 दिसंबर को EVS में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे, NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर कैसे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को सीटेट के पूरे पेपर को सॉल्व करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में भी हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग EVS के पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। EVS से हमारे एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसी 30 प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला था कि कुछ पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे और बौने दोनों होते हैं पौधे, पीले अथवा हरे होते हैं, खुरदरे अथवा चिकने होते हैं। तो इस प्रकार का लक्षण प्रयोग किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल तथा MS स्वामीनाथन। तो मटर पर जिन्होंने प्रयोग किया था वह है ग्रेगर मेंडल। हमारा ऑप्शन है जो कि राइट है, ऑप्शन नंबर 2। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। दूसरा प्रश्न है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन अन्य से भिन्न है ये हमें बताना है। ऑप्शन है झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। इनमें से कौन सा अलग है? एक है जो कि वो अलग है। तो झील, तालाब, नदी और झरना ये जो है पानी संसाधन है, और पर्वत जो हमारा हो गया, पर्वत ये अन्य चारों से भिन्न है, क्योंकि पर्वत सूखा हो गया। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। पर्वत जो है वो अन्य चारों से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमें अन्य चारों से भिन्न चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य विद्याओं से भिन्न है? तो यहाँ परिवहन विद्याओं को दिया गया है, परिवहन संसाधन को दिया गया है, जिसमें से कौन एक भिन्न है? ऑप्शन है ट्रेन, बस, जहाज, तंगा, साइकिल और रिक्शा। तो ट्रेन जो है वो तो सड़क पर चलती है, बस भी सड़क पर चलता है, तंगा भी हमारा सड़क पर चलता है, साइकिल भी सड़क पर चलता है और रिक्शा भी सड़क पर ही चलता है। और जहाज जो है ये जल संसाधन है हमारा, जहाज जो हो गया वो जल संसाधन हो गया। बाकी सभी स्थल संसाधन है, बाकी सभी स्थल संसाधन है, और जहाज जो है हमारा जल संसाधन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, जहाज कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। यहाँ पर जहाज जो है अन्य सभी से भिन्न है, बाकी सभी एक है, वो क्या है, वो सभी स्थल संसाधन है, और जहाज जो है वो जल संसाधन आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो यहाँ दे रखा है कि कर्नाटक में किसान जब खेती के लिए मिट्टी को खोद कर नरम बनाते हैं तो वो किस औजार का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखा है इलीगे, कुरीगे, खूंटी या फिर खुरपी। कर्नाटक में किसान खेतों की मिट्टी को खोद कर नरम बनाने के लिए इनमें से किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो कर्नाटक में जो किसान है वो खुट्टी का प्रयोग करते हैं मिट्टी को खोद कर नरम बनाने के लिए, इसे हम खुट्टी कहते हैं। कर्नाटक के किसान ये प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, सीटेट में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हर बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था हमारा सीटेट का उसमें तो कई प्रश्न ऐसे थे जो कि बिल्कुल अलग थे, हर बार से नए प्रश्न थे। तो ये भी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देख। हमारा अगला प्रश्न जो है ये कि मिलान करने वाला प्रश्न है। दोस्तों देखिए, ये मिलान करने से संबंधित दे रखा है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में जीव है और कॉलम 2 में अभिलक्षणिक विशेषता है, यानी कि जीव दे रखा है और इनकी जो विशेषता है वो कॉलम 2 में दे रखा है। इसे हमें मिलान करना है कि कौन सी विशेषता किस जानवर से मिलती है। तो उल्लू के बारे में हम देखेंगे। उल्लू, रेशम कीट, बाज और स्लॉथ, ये चारों जीव के बारे में दे रखा है, और इनकी विशेषता रखा है। हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी कौन है? दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना, ये किसकी विशेषता है? पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, यह किसकी विशेषता है? और अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचाना, ये किस पशु या फिर जीव की विशेषता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं उल्लू की विशेषता क्या है। उल्लू जो है इसकी आंखें सामने की ओर होती है। रेशम कीट क्या है? रेशम कीट की विशेषता है कि ये अपनी मादा को उसकी गंध से, यानी कि कई किलोमीटर की दूरी से भी अपनी मादा को रेशम कीट पहचान लेता है। किस प्रकार से? तो उसकी गंध की सहायता से।
बाज का क्या विशेषता है, तो बाज जो है ये हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। हमारी नज़रों से भी ज़्यादा तेज क्षमता किसकी होती है, बाज की होती है, हमसे 4 गुनी दूरी से देख लेता है। और स्लाथ की विशेषता क्या है, तो स्लाथ जो है वो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। विशेषता क्या है, तो ए का होगा पक्षी जिसकी आंखें सामने होती है, तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही है। यानी कि फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। उल्लू की विशेषता क्या है, तो उल्लू जो है हमारा पक्षी है, वो उसकी आंखें जो होती है सामने की ओर होती है उल्लू की। रेशम कीट की क्या विशेषता है, तो रेशम कीट की यही विशेषता है कि वो अपनी मादा को अपनी उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से भी पहचान लेता है। और बाज जो होता है इसकी नज़र यानी कि हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। और स्लॉथ जो है यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है स्लॉथ। और यह जिस पेड़ पर रहता है स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी एक नया प्रश्न दिया था जो कि मिलान करने वाला था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश के आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। कुछ साग सब्जियों के नाम दिए गए हैं जिनमें पूछा गया है कि किसे हमारे देश में जो व्यापारी आए थे दक्षिण अमेरिका से, तो इनमें से किसे अपने साथ लेकर आए थे। तो दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारी किसे साथ लेकर आए थे, ऑप्शन है बंधा गोभी, टमाटर, मटर और फिर भिंडी। ऐसे जो व्यापारी आए थे वो अपने साथ टमाटर लेकर हमारे देश में आए थे। टमाटर का उत्पादन जो है वो दक्षिण अमेरिका से इसका उत्पादन हमारे यहाँ आया था टमाटर, तभी से हमारे देश में टमाटर उपजाया जाने लगा। ऐसा एनसीईआरटी बुक में दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक कार एक शहर से 7:30 बजे चलकर शहर के वाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ कार की औसत चाल के बारे में पूछा है। ऑप्शन है 36 मीटर सेकेंड, 24 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड या फिर 10 मीटर सेकेंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट। तो यहाँ जो है 10 मीटर सेकेंड सही है ऑप्शन। दोस्तों हमें ज़्यादा मैथ नहीं आती, इसलिए आप सभी इसे देख लीजिएगा बना के अपने स्तर से। बोर्ड के जो आंसर की में दे रखा है उसे 10 मीटर सेकेंड ही दे रखा है ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मधुमक्खियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। उनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। तो इनमें से कौन कौन सी मक्खियों के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में विशेषता है, कौन सा ऑप्शन सही है, वही पूछ रहा है। तो यहाँ हमें मधुमक्खियों के बारे में विशेषता बताना है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। तीसरा है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो नर मक्खियाँ जो हैं छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। चौथा है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। और पांचवा ऑप्शन देखा रखा है कि नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, तो जी नहीं, ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ हमारा ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन सही होता है। ए, बी और डी कहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। मधुमक्खियों में प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ भी होती है और छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ जो होती है वो काम करने वाली होती है, अपनी रानी मक्खी के लिए कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो हमारे देश के कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन से राज्यों के समुद्र तट जो हैं अरब सागर से मिलते हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन होगा। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र होगा। इन्हीं 3 राज्यों का समूह जो है इनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर से इनके समुद्र तट मिलते हैं, इसलिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र सही ऑप्शन है। हमारे देश में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर खेती के लिए जो जंगल भूमि होती है सारे ग्रामवासियों की साझी भूमि होती है, ना कि किसी एक परिवार की होती है, साझी भूमि होती है। ऑप्शन है लद्दाख, पुडुचेरी, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो यहाँ जो मिजोरम है यहीं पर जो भूमि होती है जंगल की भूमि वो सारे ग्रामीणों की होती है, सारे ग्रामीणों की सामूहिक भूमि होती है, ना कि किसी एक परिवार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की मुख्य फसल है। तो झारखंड की मुख्य फसल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है गेहूं, मूंगफली, मक्का और चावल। तो झारखंड की मुख्य फसल इनमें से कौन सी है।
तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है चावल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होता है। और झारखंड की, ये तो मुख्य फसल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। हर बार जो क्वेश्चन आता है सीटेट में झारखंड की भाषा के बारे में पूछता है। तो कुटुक जो है वो झारखंड की भाषा है, प्रमुख भाषा है। वहाँ के लोग कुटुक भाषा बोलते हैं, इसलिए यहाँ हमारा झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है चावल। और झारखंड की मुख्य भाषा जो है वो कुटुक है। कुटुक लैंग्वेज में वहाँ के लोग जंगल को तोरांग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। वो कौन से कारण हैं जिनके लिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा को छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। ये तो सही बात है। दूसरा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये भी सही है। केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है, केचुए खरपतवार को खाते हैं। जी नहीं, केचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जा रहा है। अगला ऑप्शन है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। केचुए, क्योंकि केचुए खरपतवार को खाते हैं, यहाँ दे रखा है। केचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं, बल्कि जो छोटे छोटे चूहे और सांप वगैरह होते हैं, ये लोग छोटे छोटे चूहे होते हैं, वहीं हमारे खेतों में खरपतवार को खाते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मधुबनी चित्रकला से दिया हुआ है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। मधुबनी के बारे में यहाँ दे रखा है। मधुबनी जो है वो चित्रकला एक पुरानी चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला जिसे कहते हैं। और मधुबनी एक जिला भी है जहाँ के लोग त्योहारों और खुशी के अवसरों पर अपने घर में मधुबनी चित्रकला की पेंटिंग करते हैं। तो वह जिला जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो मधुबनी जो है मधुबनी बिहार में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बिहार में मधुबनी जिला है, इसी जिला में मधुबनी चित्रकला जो है प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग त्योहारों और खुशी के अवसरों पर अपने घर में मधुबनी चित्रकला का चित्रण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, ये सही है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। जी नहीं, जम्मू कश्मीर में केले के फूलों की पत्ती सब्जी नहीं बनाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए और सी, ये दोनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। बी जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो गया। ए और सी देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ए और सी। महाराष्ट्र में जो है वहाँ के सहजन के लोगों के फूलों की पकौड़ी बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड का एक स्थल दे रखा है और जो स्थान है वह महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो उत्तराखंड का वह कौन सा जगह है जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और अरण्य यानी कि बाघ संरक्षण के लिए भी जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क और वाल्मीकि पार्क। तो इनमें से कौन सा पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। कार्बेट पार्क जो है हमारा वो उत्तराखंड में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि पार्क जो है ये बिहार में है, दुधवा पार्क यूपी में है। तो ये सभी भी याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न भी सीटेट में दे रहे हैं। इस बार ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें सिलेबस में थोड़े नए नए प्रश्न भी आ रहे हैं। और ये जो प्रश्न है ये तो कई बार सीटेट में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है ये क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो ईवीएस पढ़ाने का इनमें से उद्देश्य दे रखा है, नीचे कौन सा उद्देश्य है जो सतत विकास के महत्व को दर्शा रहा है? ऑप्शन है समानता, न्याय, शांति एवं मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा है तकनीक एवं गुणात्मक कौशल का विकास करना, बच्चे को अन्वेषण क्रियाकलापों में लगाना, या फिर डिजाइन तथा संरचना के कौशल पर बल है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। समानता, न्याय, शांति तथा मानव अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों में समालोचना करना ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ाने का ही उद्देश्य है कि समानता, न्याय और शांति पर आधारित मानव अधिकारों के बारे में बच्चों से समालोचना करना, चर्चा करना, उन्हें गतिविधियों में शामिल करना, यही सारे मुख्य उद्देश्य हैं ईवीएस पढ़ाने का। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही होता है। कहते हैं प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है। तो क्योंकि प्राइमरी स्तर पर जो हमारी ईवीएस की थीम है, ईवीएस में 6 प्रकार की थीम दी गई है। 6 थीम है और 4 उप थीम है। 6 थीम में से 2 थीम ऐसे हैं जिनके 4
उप थीम है। तो इन 6 थीमों के बारे में पूछ रहा है। 6 थीम हैं जो कि आपस में संबंध है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, या फिर ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, इसलिए ईवीएस के 6 थीम जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि तो ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित क्यों रखा गया है? ऑप्शन है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है, इसलिए ईवीएस के प्रत्यय विषयों का शिक्षण कराना है इसलिए, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव के लिए, या फिर विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास करने के लिए। तो ईवीएस का स्वरूप जो बाल केंद्रित रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का यही अर्थ है कि बच्चे अनुभव के माध्यम से सीखें। प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम चर्चा पर उप थीम है? तो ईवीएस के पाठ्यक्रम चर्चा में उप थीम कौन सा है? ईवीएस के थीम कितने हैं? तो ईवीएस में मुख्य रूप से 6 थीम है। ऑप्शन देखते हैं खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय और संबंध। तो इनमें से उप थीम कौन सा है? तो उप थीम जो है वो हमारा खाद्य पदार्थ है। जल, आश्रय और संबंध जो है ये हमारे 6 थीम में से आते हैं, और खाद्य पदार्थ जो है ये एक उप थीम है, यानी कि वो हमारे भोजन से संबंधित है। प्रश्न है एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो पोचमपल्ली जो है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन है वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग एवं उनके अनुभव, या फिर वास्तविक चित्र पर आधारित है। तो पोचमपल्ली जो है हमारा वो वास्तविक स्थान पर आधारित है। पोचमपल्ली नामक एक स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब यह वर्तमान तेलंगाना नामक प्रदेश बना है, नया राज्य है, उसमें चला गया है बंटवारा होकर आंध्र प्रदेश से। पोचमपल्ली जो है वो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पोचमपल्ली क्या है? एक स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न से संबंधित है, खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? ये थीम जो है वो खाद्य पदार्थ के प्रश्न से संबंधित है। ऑप्शन है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेती में जाना व अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, या फिर कुछ डबल रोटी अन्य खाद्य पदार्थ के कुछ दिनों के लिए रख देना। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी 3 ऑप्शन जो है हमारे वो सही है, ए, बी और सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है। से हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है नामक थीम में खाद्य के प्रश्नों को संबोधित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों के वृत्तांतों को समझा जाए, किसी खेत में जाना और उसका अवलोकन किया जाए, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग किया जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये ए, बी, सी सही है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो ईवीएस को पढ़ाने के लिए जो प्रामाणिक और अर्थपूर्ण सिखाया जाए उसके लिए शिक्षक क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से किसका उपयोग कर सकता है? ऑप्शन है संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, या फिर छात्रों के समूह व उनके नेता का गठन। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। असंरचनात्मक कार्यपत्रक जो है ये गलत है। बाकी संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश और छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना हमारे ईवीएस को प्रमाणित अर्थपूर्ण सीखने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य। तो ईवीएस यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी वो 5 क्लास की एनसीईआरटी की बुक में मेंडल नामक व्यक्ति की कहानी दी गई है। तो इस कहानी देने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार के वंशानुगत गुणों से बनती है इसको केंद्रित करना, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया का विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या फिर वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो ऑप्शन यहाँ जो है बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है। आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करना ये सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है उसको केंद्रित करना मेंडल की कहानी देने का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किस प्रकार से किया जाए ये भी मुख्य उद्देश्य है। और वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना मेंडल की कहानी देने का मुख्य उद्देश्य है ईवीएस की पाठ्यक्रम में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीक इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, या फिर प्रदत्त कार्य। तो रचनात्मक आकलन जो है वो सहपाठी आकलन है। सहपाठी आकलन के द्वारा ही हम रचनात्मक आकलन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन है कागज पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक या फिर फोटोफोलियो फाइल। तो यहाँ हमारा जो फोटोफोलियो फाइल है यह अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। फोटोफोलियो के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करते हैं, उनकी हर गतिविधियों को उसमें दर्ज करते हैं, इसलिए फोटोफोलियो हमारा सही उपकरण है जो कि अवलोकन की तकनीक पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। है विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थी किस प्रकार से ईवीएस में, यानी कि ईवीएस की जो कक्षा है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थी किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनका आकलन हम कौन सा उपयोग सूचक किया जा सकता है। उसमें विचार विमर्श करके, याद करके, प्रत्याहन करके या फिर बता देना स्पष्ट करके। जी नहीं, हम विचार विमर्श करके ईवीएस को विद्यार्थी के सीखने में आकलन कर सकते हैं, विद्यार्थियों से विचार विमर्श करके, उनसे चर्चा करके, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है हमारा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। तो पर्यावरण के अध्ययन की जो कक्षा है उसमें शिक्षक के लिए क्या आसान है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। इनमें से कौन सा कार्य है जो कि शिक्षक के लिए सबसे आसान है। तो यहाँ विद्यार्थियों को सूचना देना सबसे आसान कार्य है शिक्षक के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन क्या है। ऑप्शन है किस्से, कार्यपत्रक, मॉडल या फिर चार्ट। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन जो है वो किस्सा है, यानी कि विद्यार्थियों को चर्चा किस प्रकार से किया जा रहा है विद्यार्थियों से, वही पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें विद्यार्थियों द्वारा क्या पसंद किया जाएगा। ऑप्शन है चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन या फिर पाठ का स्पष्ट सारांश। तो यहाँ जो है चित्रकला एवं शिल्पकला जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा अधिक पसंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी गतिविधियों द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं और पारस्परिक वार्तालाप अपने मित्रों के सहयोग से सीखते हैं इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चित्रकला और शिल्पकला विद्यार्थियों के द्वारा अधिक पसंद किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार का अवसर मिलता है। ऑप्शन है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या फिर वर्णन करने का। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। विद्यार्थी जब प्रश्न पूछते हैं क्लासरूम में अपने तो वह सक्रिय होते हैं और सक्रिय रूप से किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।